बात न बहुत पुरानी है और न सुनी हुई कहानी है। कान से ज्यादा आंखें जानती हैं, कहानी के सभी पात्र जीवित हैं, अतएव नाम बदल कर ही कहना होगा। एक रिटायर्ड जज हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी। धार्मिक विचारों के सदगृहस्थ हैं। दावतों में, पार्टियों में, मित्रों के यहाँ खान पान में वे चाहे जितने स्वतंत्र रहे हों, पर घर के अंदर रसोई घर के रूढ़ियों के पालन में न असावधानी करते थे और न होने देते थे। गृहिणी शिक्षिता हैं, सभा सोसाइटियों में, दावतों में पति के साथ खुलकर भाग लेती रही हैं, पर घर के अंदर चूल्हे की मर्यादा का वे पति से भी अधिक ध्यान रखती हैं। तुलसी को प्रत्येक दिन सवेरे स्नान करा के जल चढ़ाना और संध्या समय उसे धूप दीप देना और उसके चबूतरे के पास बैठकर कुछ देर रामचरितमानस का पाठ करना, ये उनका नियमित काम है, जो माता पिता से विरासत की तरह मिलता है और कभी छूट नहीं सकता। जज साहब के कोई पुत्र नहीं, एक कन्या है जिसका नाम लक्ष्मी है। माता पिता की एक ही संतान होने के कारण उसे उनका पूर्ण स्नेह प्राप्त था। लक्ष्मी को भगवान ने सुंदर रूप दिया है। लक्ष्मी को वर्ष की कमी नहीं थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली साथिनों में वो सबसे अधिक कीमती और आकर्षक वेशभूषा में रहा करती थी। वो स्वभाव की कोमल थी, सुशील थी, घमंडी नहीं थी। घर में आती तो माँ के साथ मेमने की तरह पीछे पीछे फिरा करती। माँ की इच्छा से वो तुलसी के चबूतरे के पास बैठकर तुलसी की पूजा में भी भाग लेती और माँ से अधिक देर तक बैठकर मानस का पाठ किया करती थी। भारतीय संस्कृति और यूनिवर्सिटी की रहन सहन का यह अद्भुत मिश्रण था। जज साहब की इच्छा थी कि लक्ष्मी बीए पास कर ले, तब उसका विवाह करें। वे कई वर्षों से सुयोग्य वर की खोज में दौड़ धूप कर रहे थे। बीए कन्या के लिए एमए वर तो होना ही चाहिए, पर कहीं एमए वर मिलता तो कुरूप मिलता, कहीं भयंकर खर्चीली जिंदगी वाला पूरा साहब मिलता, कहीं दहेज इतना मांगा जाता कि रिश्वत न लेने वाला जज दे नहीं सकता। कन्या के पिता को जज, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर आदि शब्द कितने महंगे पड़ते हैं, ये वे ही जान सकते हैं। लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया और अच्छी श्रेणी में पास किया। अब वो पिता के पास पराई हाथी की तरह हो गई। अब उसे किसी नए घर में बसा देना अनिवार्य हो गया। जज साहब वर खोजते खोजते थक चुके थे और निराश होकर पूजा पाठ में अधिक समय लगाते थे। मनुष्य के जीवन में कभी कभी विचित्र घटनाएं घट जाती हैं। क्या से क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। एक दिन शहर की एक बड़ी सड़क पर जज साहब अपनी कार में बैठे थे। इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, इससे वो चलता नहीं था। ड्राइवर बार बार नीचे उतरता, इंजन के पुर्जे खोलता, कसता, तार मिलाता, पर कामयाब ना होता। उसने कई साधारण श्रेणी के राह चलते लोगों को कहा कि वे कार को धकेल दें, पर किसी ने नहीं सुना। सूट बूट वालों को कहने का उसे साहस ही नहीं हुआ। एक नवयुवक जो बगल से ही जा रहा था और जिसे बुलाने की ड्राइवर को हिम्मत भी न होती थी, अपने आप कार की तरफ मुड़ा और उससे ड्राइवर को कहा, मैं धकेलता हूँ, तुम स्टीयरिंग संभालो, पकड़ो। ड्राइवर ने कहा, गाड़ी भारी है, एक के मान की नहीं। युवक ने मुस्कुरा कर कहा, देखो तो सही। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ गया। युवक ने अकेले ही गाड़ी को दूर तक धकेल दिया। इंजन चलने लगा। जज साहब ने युवक को बुलाया, धन्यवाद दिया। युवक का चेहरा तप्त कांचन की तरह चमक रहा था। चेहरे की बनावट भी सुंदर थी, जवानी अंग अंग से छलकी पड़ती थी, फिर भी पोशाक बहुत सादी थी। धोती, कुर्ता, चप्पल बहुत घिसी घिसाई थी और धोती का तथा कुर्ते के कपड़े भी सस्ते किस्म के थे। फिर भी आंखों की ज्योति और चेहरे पर गंभीर भावों की झलक देखकर जज साहब उससे कुछ बात किए बिना रह नहीं सके। इंजन चल रहा था, ड्राइवर आज्ञा की प्रतीक्षा में था। जज साहब ने युवक से कहा, शायद आप भी इसी तरफ चल रहे हैं, आइए बैठ लीजिए, रास्ते में जहां जाइएगा उतर जाइएगा। युवक जज साहब के बगल में आकर बैठ गया। जज साहब ने पूछताछ की तो युवक ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी का छात्र है, अमुक जिले का एक गरीब कुटुंब का लड़का है। मैट्रिक से लेकर एमए तक बराबर प्रथम आते रहने से उसे छात्रवृत्ति मिलती रही। उसने और कुछ अंग्रेजी कहानियों के अनुवाद से पारिश्रमिक पाकर एमए प्रथम श्रेणी में पास कर लिया और अब विदेश उसे जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। वो 2 महीने के अंदर विदेश चला जाएगा। जज साहब का हाल तो पैरत थके थाह जनुपाई जैसा हो गया। बात करते करते वे अपनी कोठरी पर आ गए, स्वयं उतरे, युवक को भी उतारा और कहा, आपने रास्ते में बड़ी मेरी सहायता की, अब कुछ जलपान
करके तब जाने पाइएगा। युवक को बैठक में बैठाकर जज साहब अंदर गए और लक्ष्मी तथा उसकी माता को भी साथ लेकर आए और उनसे युवक का परिचय कराया। इसके बाद नौकर जलपान का सामान लेकर आया और युवक को जज साहब ने बड़े प्रेम पूर्वक जलपान कराया। और इसके बाद युवक को जज साहब अक्सर बुलाया करते और वो आता जाता रहा। गरीब युवक के जीवन में ये पहला ही अवसर था जब किसी रईस ने उसे इतने आदर से उसे बैठाया और खिलाया पिलाया हो। अंत में यह हुआ कि जज साहब ने लक्ष्मी का विवाह युवक से कर दिया। युवक के विदेश जाने के दिन निकट चले आ रहे थे। जज साहब ने सोचा कि लक्ष्मी कुछ दिन अपने पति के साथ उसके गांव हो आए तो अच्छा, ताकि दोनों में प्रेम का बंधन और दृढ़ हो जाए और युवक विदेश में किसी अन्य स्त्री पर आसक्त न हो। जज साहब का प्रस्ताव सुनकर युवक ने कहा, मैं गांव जाकर घर को ठीक ठाक कराऊं, तब बहू को ले जाऊं। युवक गांव आया। गांव दूसरे जिले में शहर से बहुत दूर था और पूरा देहात था। उसका घर भी एक टूटा फूटा खंडहर ही था। उस पर एक सड़ा गला छप्पर रखा था। उसके नीचे उसका बुढ़ा बाप दिन भर बैठे बैठे हुक्का पिया करता था। युवक के चाचा थोड़ा धनी थे और उनकी बखरी बहुत बड़ी और बेटी पोतों से और बहुओं से भरी हुई थी। युवक ने चाचा से प्रार्थना की कि उसे वो अपने ही घर का बताएं और 15 दिनों के लिए उसकी बहू को अपने घर में रहने दें। चाचा ने स्वीकार कर लिया। घर के बाहरी बरामदे में एक कोठरी थी। युवक ने उसी को साफ करा के उसमें जरूरी सामान रखवा दिए और एक कुर्सी एक मेज भी रखवा दिया। बहू चाचा के घर में खाना खा लिया करेगी और उसी कोठरी में रहेगी। एक लड़के को नौकर रख लिया गया। युवक वापस जाकर बहू को ले आया। 5-7 दिन बहू के साथ गांव में रहकर युवक अपनी विदेश यात्रा की तैयारी करने के लिए शहर को वापस गया और बहू चचा के घर में अकेली रहने लगी। दोनों वक्त घर के अंदर जाकर खाना खाती और नौकर की सहायता से दोनों वक्त कोठरी के अंदर चाय बनाकर पी लिया करती। चाय का सामान वो साथ लाई थी। 2-4 दिनों में बहू का परिचय गांव की प्रायः सब छोटी बड़ी स्त्रियों और बच्चों से हो गया। बहू का स्वभाव मिलनसार था। माता पिता की धार्मिक शिक्षाओं से और रामचरितमानस के नियमित पाठ से उसके हृदय में कोमलता और सहिष्णुता आ गई थी। सबसे वो हंसकर प्रेम पूर्वक मिलती, बच्चों को प्यार करती, बिस्कुट देती, सबको आदर से बैठाती। रेशमी साड़ी के अंदर लुभावने गुण देखकर मैली कुचैली और फटी धोतियों वाली ग्रामीण स्त्रियों की झिझक जाती रही और वे खुलकर बातें करने लगी। बहू को सीना पिरोना अच्छा आता था, हारमोनियम बजाना, गाना भी आता था, कंठ सुरीला था, नम्रता और विनय का प्रदर्शन करना वो जानती थी। उसका तो दरबार लगने लगा। कोठरी में दिन भर चहल पहल रहती। गांव के नरक में मानो स्वर्ग उतर आया था। गांव की स्त्रियों का मुख्य विषय प्रायः पर निंदा हुआ करता है। कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं कि ताने मारना, व्यंग बोलना, झगड़े लगाना उनका पेशा सा हो जाता है और वे घरों के चक्कर लगाया करती। एक दिन ऐसी ही एक स्त्री लक्ष्मी के पास आई और उसने बिना संकोच के कहा, तुम्हारा बाप अंधा था क्या, जो उसने बिना घर देखे विवाह कर दिया? लक्ष्मी ने चकित होकर पूछा, क्या ये मेरा घर नहीं है? स्त्री उसका हाथ पकड़कर बरामदे में ले गई और उंगली के इशारे से युवक के खंडहर की ओर दिखाकर कहा, वो देखो तुम्हारा घर है और वो तुम्हारे ससुर जी हैं जो छप्पर के नीचे बैठे हुक्का पी रहे हैं। ये घर तो तुम्हारे पति के चाचा का है जो अलग रहते हैं। लक्ष्मी ने उस स्त्री को विदा किया और कोठरी में आकर उसने गृहस्थी के जरूरी सामान, बर्तन, आटा, दाल, चावल, मिर्च, मसाले की एक सूची बनाई और नौकर को बुलाकर अपना सामान बंधवा कर वह उसे उसी खंडहर में भिजवाने लगी। चाचा सुन पाए तो दौड़े आए, आंसू भरकर कहने लगे, बहू ये क्या कर रही हो, मेरी बड़ी बदनामी होगी। घर की स्त्रियां भी बाहर निकल आईं, वे भी समझाने लगीं। लक्ष्मी ने सबको एक उत्तर दिया, दोनों घर अपने ही हैं, मैं इसमें भी रहूंगी उसमें भी रहूंगी। फिर उसने चाचा के हाथ में कुछ रुपए और सामान की सूची देकर कहा, यह सामान बाजार से अभी मंगा दीजिए। चाचा लाचार होकर बहुत उदास मन से बाजार की ओर गए जो 1 मील दूर था। बहू खंडहर में आई। आते ही उसने आंचल का छोर पकड़कर 3 बार ससुर का पैर छुआ। फिर खंडहर में गई और एक कोठरी और उसके सामने छोटा सा ओसारा, घर की सीमा बस इतनी ही थी। नौकर ने सामान लाकर बाहर रख दिया। बहू ने उससे गोबर मंगाया, 1 बाल्टी पानी मंगाया, कोठरी और ओसारे को झाड़ू लगाकर साफ किया। फिर रेशमी साड़ी की कछाड़ मारकर वो घर लीपने बैठ गई।
ये खबर बात की बात में गांव भर में और उसके आसपास के गांवों में भी पहुंच गई। झुंड के झुंड स्त्री पुरुष देखने आए। भीड़ लग गई। कई स्त्रियां लीपने के लिए आगे बढ़ीं, पर बहू ने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। वृद्धा स्त्रियां आंसू पोंछने लगीं। ऐसी बहू तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। पुरुष लोग उसे देवी का अवतार मानकर श्रद्धा से देखने लगे। इतने में बाजार से बर्तन आ गए। बहू ने पानी मंगवाकर कोठरी में स्नान किया, फिर वो रसोई बनाने बैठ गई। शीघ्र ही भोजन तैयार करके उसने ससुर जी से कहा कि वे स्नान कर लें। ससुर जी आंखों में आंसू भरे मोह मुग्ध बैठे थे, किसी से कुछ बोलते न थे। बहू की प्रार्थना सुनकर उठे, कुएं पर जाकर नहाया और आकर भोजन किया। बर्तन सब नए थे। खंडहर में एक ही झिंगला खाट थी। बहू ने उस पर दरी बिछा दी। ससुर को उस पर बैठाकर चिलम चढ़ाकर हुक्का उनके हाथों में थमा दिया। फिर उसने स्वयं भोजन किया। बहू ने चचा से कहा, 2 नई खाटें और एक चौकी आज ही चाहिए। बाद के लिए उसने चाचा को पैसे भी दे दिए। चाचा तो बाद खरीदने बाजार चले गए। लोहार और बढ़ई वहीं मौजूद थे। सभी तो आनंद विभोर हो रहे थे। हर एक के मन में यही लालसा जाग उठी कि बहू की कोई सेवा करे। लोहार ने कहा, मैं पार्टी के लिए अभी बांस काट कर लाता हूँ और पाए गढ़कर खाटें बना देता हूँ। बढ़ई ने कहा, मैं चौकी बना दूंगा। बाद भी आ गया। खाट बिनने वाला अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए मुंह देख रहा था। उसने 2 खाटें बिन दी। ससुर की झिंगला खाट भी बहू ने आए गए के लिए बिनवा कर अलग रख ली। बढ़ई ने चौकी बना दी। शाम तक ये सब कुछ हो गया। रात में बहू ने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा, जिसमें दिन भर में जो सब कुछ हुआ वो ये सब एक एक करके लिखा, पर पिता को ये नहीं लिखा कि तुमने भूल की और मुझे कहां से कहां लाकर डाल दिया। ये नहीं लिखा, बल्कि बड़े उल्लास के साथ यह लिखा कि मुझे आपकी और माता जी की संपूर्ण शिक्षा के उपयोग करने का मौका मिल गया है। बहू के झोपड़े पर तो मेला लगने लगा। सब उसको देवी मानने लगे। बराबर उम्र की बहुएं दूसरे गांवों से आती तो आंचल के छोर को हाथ में लेकर उसका पैर छूने को झुकती। बहू लज्जा के मारे अपने पैर साड़ी में छिपा लेती। उनको पास बैठाती, सबसे परिचय करती और अपने काढ़े हुए बेल बूटे दिखाती। गांव के विवाहित अविवाहित युवक भी बहू को देखने आते। बहू तो पर्दा करती नहीं थी, पर युवकों की दृष्टि में कामुकता नहीं थी, बल्कि जल की रेखाएं होती थी। ऐसा कठोर तप तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। रात में बहू के झोपड़े के सामने गांव की वृद्धा स्त्रियां जमा हो जाती। देव कन्या जैसी बहू बीच में आकर बैठ जाती। आरी आरी कुसकासी बीच में सोने की राशि। बहू वृद्धाओं को आंचल से चरण छूकर प्रणाम करती, मीठी मीठी हंसी ठठोली करती। वृद्धाएं बहू के स्वभाव पर मुग्ध होकर सोहरे गाने लगती। लोग हंसते तो वे कहती, बहू के बेटा होगा, भगवान अवतार लेंगे। हम अभी से सोहर गाती हैं। बहू बेचारी सुनकर लज्जा के मारे जमीन में गिर जाती। चौथे रोज जज साहब की भेजी हुई एक लारी आई, जिसमें सीमेंट के बोरे, दरवाजों और खिड़कियों के चौकठे, पल्ले, पलंग, मेज, कुर्सियां और जरूरी लोहा लाकर भरे थे और एक गुमास्ता और 2 राजगीर साथ थे। गुमास्ता जज साहब का एक लिफाफा भी लाया था, जिसमें एक कागज था और उस पर एक ही पंक्ति लिखी थी, पुत्री पवित्र किए कुल दो। नीचे पिता और माता दोनों के हस्ताक्षर थे। लक्ष्मी उस कागज को छाती से चिपका कर देर तक रोती रही। जज साहब ने गुमास्ते को सब काम समझा दिया था। मकान का एक नक्शा भी उसे दिया था। गुमास्ते ने गांव के पास ही एक खुली जगह पसंद की। जमींदार उस जगह को बहू के नाम पर मुफ्त ही देना चाहता था, पर गुमास्ते ने कहा कि जज साहब की आज्ञा है कि कोई चीज मुफ्त न ली जाए। अतएव जमींदार ने मामूली सा दाम लेकर जज साहब के वचन की रक्षा की। पड़ोस के एक दूसरे गांव के एक जमींदार ने पक्का मकान बनवाने के लिए ईंटों का पजावा लगवा रखा था। ईंटों की जरूरत सुनकर वो स्वयं आया और बहू के नाम पर ईंटें मुफ्त ले लिए जाने का आग्रह करने लगा, पर गुमास्ते ने स्वीकार नहीं किया। अंत में पजावे में जो लागत लगी थी उतना रुपया देकर ईंटें ले ली गईं। मजदूर बिना मजदूरी लिए काम करना चाहते थे, पर बहू ने रोक दिया। नहीं, सबको मजदूरी लेनी होगी। 2 राजगीर और भी रख लिए गए। पास पड़ोस के गाड़ी वाले अपनी गाड़ियां लेकर दौड़ पड़े। पजावे की कुछ ईंटें ढोकर आ गईं। मजदूरों की कमी थी नहीं। एक लंबे चौड़े अहाते के बीच में एक छोटा सा सीमेंट के पलस्तर का मकान, पक्का मकान, जिसमें 2 कमरे नीचे और 2 ऊपर तथा रसोई घर, स्नानागार, पाखाना थे, 2-3 हफ्तों के बीच में बनकर तैयार हो गया। अहाते
रास्ते में फूलों और फलों के पेड़ भी पौधे भी लगा दिए गए। एक पक्की कुइयां भी तैयार करा दी गई और युवक को अभी तक किसी बात का पता नहीं था। लक्ष्मी ने भी कुछ लिखना उचित नहीं समझा, क्योंकि भेद खुल जाने से पति को लज्जा आती, और जज साहब ने भी लक्ष्मी को दूसरे पत्र में लिख भेजा था कि वहां का कोई समाचार वो अपने पति को न लिखे। गुमास्ते का पत्र पाकर जज साहब ने गृह प्रवेश की साइत पूछी और गुमास्ते को लिखा कि साइत के दिन में लक्ष्मी की माँ और उसके पति भी आ जाएंगे। 1000 व्यक्तियों को भोजन कराने की पूरी तैयारी कर रखो। लक्ष्मी ने ससुर के लिए नेवार का एक सुंदर सा पलंग, उस पर बिछाने की दरी, गद्दा, चादर, तकिए और मसहरी गांव ही में मंगा लिया था। चांदी का एक फरसी हुक्का, चांदी की चिलम, चांदी का पीकदान साथ लेते आने के लिए उसने पिता को पत्र लिखा था। सब चीजें आ गई थी। ठीक समय पर बड़ी धूमधाम से गृह प्रवेश हुआ। सबसे पहले युवक के पिता सुंदर वस्त्र पहने हुए मकान के अंदर गए। बढ़िया चादर बिछी हुई नेवार की पलंग पर बैठाए गए। पास ही लक्ष्मी ने स्वयं चिलम चढ़ाकर फरसी हुक्का रख दिया। लक्ष्मी ने ससुर के लिए एक सुंदर सा देहाती जूता भी बनवाया था। वही पहनकर ससुर ने गृह में प्रवेश किया था। वो पलंग के नीचे बड़ी शोभा दे रहा था। पलंग के नीचे चांदी का पीकदान रखा था। ससुर को पलंग पर बैठाकर हुक्के की सुनहली निगाली उसके मुंह में देकर बहू ने आंचल का छोर पकड़कर उसके चरण छुए। ससुर के मुंह से तो बात ही नहीं निकलती थी। उसका तो गला फूल फूल कर रह जाता था। हाँ, उसकी आंखें दिन भर अश्रुधारा गिराती रहीं। प्रेम छिपाए ना छिपाए जा घट प्रगट होए, जो पै मुख बोले नहीं नयन देत है रोए। गृह प्रवेश करा के लक्ष्मी के माता पिता एक कमरे में जा बैठे। ससुर को पलंग पर बैठाकर और पति को उसके पास छोड़कर बहू अपने माता पिता के कमरे में गई। पहले वो पिता की गोद में जा पड़ी। पिता उसे देर तक चिपटाए रहे, आंसू गिराते रहे। फिर वो माता के गले से लिपट गई। दोनों बाहें गले में लपेटकर वो मूर्छित सी हो गई। माँ बेटी देर तक रोती रही। माता पिता से मिलकर बहू निमंत्रितों के लिए भोजन की व्यवस्था में लगी। उसने छोटी सी छोटी कमी को भी खोज निकाला और उसे पूरा कराया। गृह प्रवेश के दिन बड़ी भीड़ थी। पास पास के गांवों की स्त्रियां, जिनमें वृद्धा, युवती, बालिका सब उम्रों की थीं, बहू का दर्शन करने आई। गरीब और नीची जाति की स्त्रियों का एक झुंड अलग खड़ा था। उनके कपड़े गंदे और फटे पुराने थे। भले घरों की स्त्रियों के बीच में आने और बैठने का उनको साहस नहीं होता था। बहू स्वयं उनके पास गई और एक एक का हाथ पकड़कर ले आई। बिछी हुई दरी पर एक तरफ उन्हें बैठा दिया और उनके गंदे कपड़ों का विचार किए बिना उनके बीच में बैठ गई। सबका परिचय पूछा। स्वागत सत्कार में जो पान इलायची अन्य स्त्रियों को दिया गया, वही उनको भी दिया गया। चारों ओर से बहू पर आशीर्वाद की वृष्टि होने लगी। संध्या को निमंत्रितों को भोजन कराया गया। लोग प्रत्येक कौर के साथ बहू को आशीर्वाद देते। जब तक वे भोजन करते रहे, बहू के गुणों का बखान करते रहे। ऐसी शोभा बनी कि कुछ कहते नहीं बनता। युवक तो यह सब दृश्य देखकर अवाक हो गया। पत्नी के गुणों पर वो ऐसा मुग्ध हो गया कि दोनों आमने सामने होते तो उनके मुंह से बात भी नहीं निकलती। दिन भर उनकी आंखें भरी रहीं। 2 दिन उसी मकान में रहकर लक्ष्मी के ससुर के लिए वर्ष भर खाने का सामान घर में रखवा कर लक्ष्मी के नौकर को उन्हीं के पास छोड़कर और युवक की एक चाची, जो कि बहुत गरीब और अकेली थी, लक्ष्मी के ससुर के लिए खाना बनाने के लिए नियुक्त करके जज साहब अपनी पुत्री, उसकी माता, युवक को साथ लेकर अपने घर लौट गए। जाने के दिन आसपास के 10-5 मीलों के हजारों पुरुष स्त्री बहू को विदा करने आए। वो दृश्य तो अद्भुत था। आज भी लोग आंखों में हर्ष के आंसू भरकर बहू को याद करते हैं। वो पक्का मकान जो सड़क से थोड़ी दूर पर है, आज भी बहू के कीर्ति स्तंभ की तरह खड़ा है। युवक विदेश से सम्मानपूर्ण डिग्री लेकर वापस आया है और कहीं किसी बड़े पद पर है। बहू उसी के साथ है। एक बीए बहू की इस प्रकार की कथा शायद ये सबसे पहली है और समस्त बीए बहुओं के लिए गर्व की वस्तु है। हम ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हैं। ये रामचरितमानस का चमत्कार है, जिसने चुपचाप लक्ष्मी के जीवन में ऐसा प्रकाश पुंज भर दिया।